हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्यूटर का परिचय पार्ट 2। जिन दोस्तों ने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पीढ़ी की। प्रथम पीढ़ी के समय कंप्यूटर कैसे थे या कब इसका आविष्कार हुआ। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी का जो समय था वो 1940 से 1956 की अवधि को कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के रूप में माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करके विकसित किया गया था। तीसरा पॉइंट है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बाइनरी कोडेड पर काम करते थे। उदाहरण के लिए एनिक और एडबक। इस एनिक और एडबक के बारे में मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें इनके बारे में बता दूंगा। बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो समय अवधि थी वो 1956 से 1963 की अवधि को कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को ट्रांजिस्टर तकनीकी का उपयोग करके विकसित किया गया था। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ट्रांजिस्टर तकनीकी का उपयोग करके कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए जाते थे, तो ये ध्यान रखना दूसरी पीढ़ी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे तीसरा पॉइंट है, पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है तीसरे पॉइंट से। चलिए तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। 1963 से 1971 की जो अवधि है वो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। तीसरी पीढ़ी के दूसरा पॉइंट है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था। तीसरा पॉइंट है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में, यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार छोटा था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने कम बिजली की खपत और कम गर्मी पैदा की। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की रखरखाव लागत भी कम थी। छठा पॉइंट है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कंप्यूटर सिस्टम व्यावसायिक उपयोग के लिए आसान था। चलिए चौथी पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है, 1972 से 2010 की अवधि को कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के रूप में माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का उपयोग करके विकसित किया गया था। तीसरा पॉइंट है, चौथी पीढ़ी में आने से कंप्यूटर आकार में बहुत छोटा हो गया था। चौथा है, ये आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गया था, यानी 2010 के करीब ज़्यादातर कंप्यूटर सबके लिए उपयोग होने लगा। चलो बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटरों की। 2010 से अब तक की जो अवधि है या उससे आगे आने वाली जो अवधि है वो पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, उस समय तक कंप्यूटर केवल हार्डवेयर के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा था, लेकिन पांचवी पीढ़ी की तकनीकी में सॉफ्टवेयर भी शामिल किया गया था। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में उच्च क्षमता और बड़ी मेमोरी क्षमता थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ काम करने का तेज था और एक साथ कई काम किए जा सकते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ काम करना तेज था और एक साथ कई काम किए जा सकते थे। पांचवा पॉइंट है, पांचवी पीढ़ी की कुछ लोकप्रिय उन्नत तकनीकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन, नैनो टेक्नोलॉजी, पैरेलल प्रोसेसिंग आदि शामिल हैं। तो ये पीढ़ी का मेरा टॉपिक था, आपने अच्छे से देखा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे आते हैं, कंप्यूटर के प्रकार।
अब कंप्यूटर के जो प्रकार हैं, डेटा हैंडलिंग क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कभी कभी उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि डेटा हैंडलिंग के क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। 3 प्रकार होते हैं हमारे। सबसे फर्स्ट है ये एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर को एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एनालॉग डेटा निरंतर डेटा है जो लगातार बदलता रहता है। हम कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमेशा गति, तापमान, दबाव और करंट जैसे सटीक मानों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर को उच्च गति पर गणना, तार्किक संचालन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये डेटा को अंकों या बाइनरी नंबर 0 और 1 के रूप में इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और आउटपुट का उत्पादन करने के लिए इसकी मेमोरी में संग्रहित कार्यक्रमों के साथ इसे संसाधित करना है। अब यहाँ पे एक बात आई है बाइनरी नंबर की। मैं बाइनरी नंबर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि क्वेश्चन बाइनरी नंबर से ज़रूर पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। सभी आधुनिक कंप्यूटर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन सहित जिनका हम घर पर कार्यालय में उपयोग करते हैं वे डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया हमारा कि ये डिजिटल कंप्यूटर, उसमें पूछता है क्या है, तो डिजिटल कंप्यूटर ध्यान रखना जो आजकल हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं काम, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन में घर में जिनका यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं होती हैं, यानी कि जो घर पे काम करते हैं वो कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, उन दोनों की विशेषताएं इसमें होती हैं। ये एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह तेज है और इसमें डिजिटल कंप्यूटर की तरह मेमोरी और सटीकता है। ये एनालॉग संकेतों को स्वीकार करता है और प्रसंस्करण से पहले उन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। इसलिए इसका उपयोग व्यापक रूप में विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों को संसाधित किया जाता है। ठीक है, नीचे देखते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप में एक प्रोसेस का उपयोग किया जाता है जो ईंधन के माप को मात्रा और कीमत में परिवर्तित करता है। इसी तरह इनका उपयोग हवाई जहाज, अस्पताल, वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। तो ये मेरा पार्ट 2 था। इसके आगे का जो भी मैटर बचा हुआ है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। जिन दोस्तों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपकी तैयारी में फुल CCC की, CCC की फुल ऐसी तैयारी कराऊंगा जिससे कोई भी क्वेश्चन निकल के जा ही नहीं सकता। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।